एपिसोड 6 की शुरुआत में हान अपने बारे में बताते हुए कहने लगती है कि मैंने इतने साल इस फील्ड में अपने लगा दिए। मैंने वहाँ पर जानवरों की तरह काम करा, सातों के सातों दिन काम करने के लिए गई, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मैंने ये जॉब छोड़ दी और इस रीज़न की वजह से मुझे डिप्रेशन भी हो गया। कभी मेरा मन करता था कि मैं इसी तरह से रेस्ट करती रहूं, वहीं पे कभी मेरा मन करता था कि मैं जॉब करूं। कभी मेरा मन करता था कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा मन करता था कि मुझे दोबारा से मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। और एक तरह से देखा जाए तो ये सारे के सारे सिम्टम्स डिप्रेशन की निशानी है। डिप्रेशन में ही इंसान का मन जो है बार बार चेंज होता रहता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हान सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाती है। जहाँ पर हान जॉगिंग जाने से पहले न्यूज में देख पाती है कि 3 दिन में जियोंग की वापस से सुनवाई होने वाली है। वहीं पे हम देख पाते हैं कि जियोंग भी जॉगिंग के लिए गया हुआ था। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग पुलिस वालों से पूछता भी है कि क्या उन्हें पेन में से किसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले। जहाँ पर पुलिस वालों को भी फिंगरप्रिंट्स के निशान तो मिल गए थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था कि एक्चुअली में वो किसके फिंगरप्रिंट्स के निशान हो सकते हैं। अब जियोंग फोन कट कर रखता ही है कि तभी इतने में वहाँ पर हान पहुँच जाती है। यहाँ पर हान जियोंग से कहने लगती है कि कल मैंने तुम्हें हक करा था, जिस पर जियोंग हान से कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम बुरा फील कर रही होगी, इसी रीजन की वजह से तुमने मुझे हक करा। जिस पर हान जियोंग को बताने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहती थी तुम्हें दिल से हक करना और इसी रीजन की वजह से मैंने तुम्हें हक करा। इसके साथ साथ हान जियोंग को बताने लगती है कि तुम्हें PTSD है, मुझे मालूम है तुम्हें नाइटमेयर्स आने में लगे रहते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक थी। जिस पर जियोंग हान से कहने लगता है कि हाँ मुझे नाइटमेयर्स तो आते हैं, लेकिन अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनकर हान जियोंग को काफी ज्यादा डांटती है और कहने भी लगती है कि तुम हमेशा मेरे को देखते आए हो, यानी कि हमेशा मैं अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाने में लगी रहती थी और हमेशा तुम मुझे खुश करने में लगे रहते थे, पर मैं ये देखना भूल गई कि तुम खुद अंदर से इतनी ज्यादा दुखी हो और इवन अपनी फीलिंग्स मुझे बता तक नहीं पा रहे। जिसके बाद हान जियोंग की स्लीपिंग प्रॉब्लम को ठीक करवाने के लिए तुरंत ही जियोंग को अपने साथ वाइन शॉप में लेके जाती है, ताकि अच्छी सी वाइन पीकर जियोंग को अच्छी सी नींद आ सके। इसके साथ साथ हान जियोंग के लिए काफी सारे सॉफ्ट कपड़े भी खरीदती है, ताकि सॉफ्ट कपड़े पहनकर जियोंग को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो और इस रीजन की वजह से जियोंग को थोड़ी अच्छी नींद आए। और इतना ही नहीं बल्कि हान यहाँ पर जियोंग के साथ मिलकर उसके कपड़े धोती है, ताकि जब वो हाथ से कपड़े धोएं तो उनके कपड़े और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। और कपड़े धोते धोते अचानक से हान जियोंग से कहने लगती है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे पहले कहा था वो सब कुछ सच था, मैं शायद से तुम में इंटरेस्टेड हूँ। ये बात सुनकर जियोंग शुरुआत में तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इसके बाद हान जियोंग से कहने लगती है कि हो सकता है मैं अभी काफी वीक हूँ, यानी कि मेरे इमोशंस काफी ज्यादा अभी वीक है और इस रीजन की वजह से मैं तुमसे ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रखी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तब मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी, क्या पता आगे चल के मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेकर काफी ज्यादा चेंज हो जाए, और इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहती थी और इसी रीजन की वजह से मैं वेट कर रही हूँ अपनी फीलिंग चेंज होने का। अगर आगे भी मेरी फीलिंग सेम रही तो यानी कि मैं सचमुच में तुम पे इंटरेस्टेड हूँ, और अगर मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये अफेक्शन था। अब हान ने तो अपनी फीलिंग जब जियोंग को बता ही दी है तो जियोंग क्यों चुप रहे, जिसके चलते अब जियोंग भी हान को अपनी फीलिंग बता देता है। जियोंग हान को कह देता है कि मैं अभी तुम में इंटरेस्टेड हूँ, जिसे सुनकर हान भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जियोंग आगे कहने लगता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड तो हूँ और मैं इवन तुम्हें लाइक तो करता हूँ, लेकिन मेरी अभी सिचुएशन काफी ज्यादा टफ चल रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मेरी सिचुएशन खराब चली जाए तो तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, और इसी रीजन की वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम मेरा और वेट करो। और अब होना क्या था, दोनों के दोनों अंदर से काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि सामने वाला पर्सन भी हमें लाइक करता है। वहीं पे दूसरी तरफ लियोंग हान से मिलने के लिए उसके घर में गई हुई थी, लेकिन घर में पहुंचने के बाद लियोंग को मालूम पड़ता है कि हान सुबह से जॉगिंग के लिए गई हुई है और तब से वापस आई नहीं। जिस पर लियोंग हान की मम से कहने लगती है कि मैंने तो हान को छत में जाते हुए देखा था, जिसे सुनकर हान की मम और नाम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हान की मम कहने लगती है कि जियोंग ने हान को रिजेक्ट करा और इसके बावजूद भी मेरी बेटी उसके पास गई हुई है उसकी हेल्प करने के लिए। और हान की मम की वजह से अब लियोंग को भी मालूम पड़ जाता है कि हान ने जियोंग को अपनी फीलिंग कन्फेस करी और हान को बहुत बुरी तरह से रिजेक्शन हुआ। वापस से हम हान और जियोंग को देख पाते हैं, जिन्होंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। हान को अचानक से याद आता है कि उसको लियोंग का कॉल आया था, और हान को याद आ जाता है कि उसने लियोंग को घर में इवन मिलने के लिए भी बुलाया हुआ था, जिसके चलते लियोंग कभी भी उसके घर में पहुंच सकती थी। जिसके चलते हान जियोंग से बाय कहते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले हान एक बार फिर से जियोंग के पास जाती है और जियोंग से कहने लगती है कि अगर तुम्हें दोबारा नाइटमेयर्स आए तो तुम तुरंत ही मुझे कॉल कर देना, मैं पिछली बार की तरह तुम्हारे पास आ जाऊंगी गेम खेलने के लिए।
वेल ऐसा कहने के बावजूद भी हान एक बार फिर से घर के लिए निकलने लगती है, लेकिन अभी भी हान का मन नहीं कर रहा था जियोंग को बाय कहने का, जिस पर जियोंग ही हान को आगे से कह देता है कि तुम कुछ मुझसे कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही, फटाफट से मुझे बता दो तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे। जिस पर हान काफी हिम्मत कर जियोंग को कहने लगती है कि क्यों ना तुम अपना एक बार चेकअप साइकियाट्रिस्ट से करवा लो। जब से मैंने भी साइकियाट्रिस्ट से अपना चेकअप करवाया है और मेडिसिन खानी शुरू हुई है, तब से मेरे अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। पर ऑफ कोर्स कोई भी पर्सन स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो मेंटली इल है, जिसके चलते जियोंग भी हान से कहने लगता है कि नहीं, मेरी कंडीशन थोड़ी सी ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वेल अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में लीहोंग भी छत में आकर हान को अपने साथ घर में लेके चली जाती है। लीहोंग इवन हान से कहती भी है कि उसे जियोंग से दूर रहना चाहिए। उसको काफी बुरा लग रहा है कि जियोंग ने हान को रिजेक्ट कर दिया और इसके साथ साथ उसे मालूम भी पड़ गया है कि जियोंग अच्छा टाइप का पर्सन बिल्कुल नहीं है। वो शुरुआत में खुद तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया और तुम्हें मिक्स्ड फीलिंग देने के बाद कहने लगा कि उसके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है। ये साफ साफ झूठ कह रहा है वो। पर खैर हान को तो असलियत मालूम है। हान को मालूम है कि जियोंग भी उसके लिए फीलिंग रखता है, लेकिन ये बात हान लीहोंग को बिल्कुल भी नहीं बताती। वे लीहोंग हान से बात कर ही रही थी कि इतने में लीहोंग को दायोंग का मैसेज आता है, जहाँ पर दायोंग ने लीहोंग से पूछा हुआ था कि क्या वो उसके साथ कॉफी शॉप में चलेगी। और वहीं पे दायोंग भी देखता है कि लीहोंग ने भी कैफे शॉप में चलने के लिए दायोंग को हाँ कह दी है, जिसे देखकर दायोंग भी अंदर से काफी खुश फील करता है। वेल अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब दायोंग और लीहोंग लिफ्ट में मौजूद थे तो ठीक उस टाइम पर दायोंग ने लीहोंग के बैच में उसके नाम को पढ़ लिया था, जिस पर लीहोंग भी दायोंग से पूछने लगती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम। यहाँ पर दायोंग इससे पहले कि लीहोंग को कुछ बता पाता, इतने में काफी सारे लोग और ज्यादा लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और इस रीजन की वजह से ये दोनों आपस में बात भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर दायोंग तुरंत ही अपने हाथ में मैसेज लिखता है लीहोंग के लिए और लीहोंग से पूछने लगता है कि क्या वो उसके साथ कॉफी शॉप जाना पसंद करेगी, जिस पर लीहोंग बेइशारे में हाँ कहती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दायोंग को इस तरह से स्माइल करता हुआ देख दायोंग की बेटी भी नोटिस कर लेती है, जिस पर वो अपने फादर से कहने लगती है कि मुझे मालूम पड़ गया है आप वापस से किसी लड़के के साथ डेट पर जाने वाले हो। पर दायोंग की बेटी आगे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर आपको डेट में जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन हाँ कोई आसपास वाली शॉप में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर मेरे फ्रेंड्स को मालूम पड़ गया कि आप किसी लेडी के साथ डेट पर गए हुए हो तो वो मुझे टीज करने लगेंगे। यानी कि दायोंग की बेटी को इस बात से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी कि उसके फादर किसी लेडी को डेट कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती थी कि उसके दोस्तों को इस बारे में ना पता लगे। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर रात हो चुकी थी। वेल रात को तो हान जगी हुई थी और जियोंग के मैसेज का वेट करने में लगी थी कि तभी इतने में हान को जियोंग का मैसेज आता है, जहाँ पर जियोंग हान को खेलने के लिए बुलाने में लगा हुआ था। और वेल ये मैसेज पढ़ते ही हान को लगने लगता है कि शायद से एक बार फिर से जियोंग को नाइटमेयर आया है और इसी रीजन की वजह से वो हान को मिलने के लिए बुला रहा है। होना क्या था, हान को तो जियोंग की काफी ज्यादा फिक्र होने लग गई थी, जिसके चलते हान पागलों की तरह भागते हुए छत में पहुंच जाती है। हान जियोंग के पास जाकर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें दोबारा से नाइटमेयर आया, जिस पर जियोंग कहता है कि नहीं, मैं तो सोया ही नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। वेल ये बात सुनकर हान गुस्से में जियोंग से कहने लगती है कि मैं फालतू में तुम्हारी फिक्र कर रही थी, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें डरावने सपने आए हैं और इसी रीजन की वजह से तुम मुझे मिलने के लिए बुला रहे हो। वेल अब हान अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि इतने में जियोंग हान को रोकते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बात पर काफी ज्यादा ध्यान दिया और मैंने डिसाइड किया है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ चलना होगा, क्योंकि मुझे डर लगती है काफी ज्यादा। और शुरुआत में मैंने तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए इसलिए मना करा था क्योंकि मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था इस बात को कि मैं मेंटली इल हूँ। खैर अब हान जियोंग की बात सुनकर अपने रूम के लिए निकल जाती है, जहाँ पर हान जब स्टेयर से नीचे उतरने में लगी हुई थी तो जियोंग तुरंत ही हान के लिए टॉर्च ऑन कर देता है और हान जियोंग से कहने लगता है कि यहाँ की लाइट थोड़ी सी खराब हो गई है, जिसके चलते मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम अंधेरे में गिर जाओ। और वेल जिस तरह से जियोंग हान को ट्रीट करने में लगा हुआ था, वो चीज हान को अंदर से काफी ज्यादा अच्छा फील करवा रही थी। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ हम लीहोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर सुबह के 5 बजे हुए थे और लीहोंग आराम से सोने में लगी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से लीहोंग का बेटा लीहोंग को उठाने लगता है और कहने लगता है कि मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और अब होना क्या था, बेटी की फरमाइश थी, जिसके चलते लीहोंग को अपनी नींद को आधी छोड़कर खाना बनाना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लीहोंग का बेटा लीहोंग से कहने लगता है कि मम्मी मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, आप सातों के सातों दिन जो है मेरे साथ एंजॉय करो। जिस पर लीहोंग अपने बेटे को समझाने लगती है कि अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं जो जॉब करती हूँ उसमें मुझे कभी भी बुला लिया जाता है, मैं सातों के सातों दिन काफी ज्यादा बिजी रहती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ लीहोंग अपने बेटे से प्रॉमिस करती है कि वो इस वीकेंड उसके साथ जरूर जाएगी इंसेक्ट पकड़ने के लिए। इवन वो अपने बेटे की खुशी के लिए काफी ज्यादा रिसर्च मारने में लगी हुई है कि किस तरह से इंसेक्ट पकड़ा जाता है। और वेल ये बात सुन लीहोंग का बेटा काफी खुश हो जाता है और अपनी मॉम से कहने लगता है कि मम्मी आप बेस्ट हो,
वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हान और जियांग सुबह सुबह पहुंच चुके होते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। और वेल जैसे ही जियांग अपना चेकअप करवाता है तो फाइनली उसे भी मालूम पड़ जाता है कि उसे भी डिप्रेशन है। और अब होना क्या था, दोनों को ही मेडिसिन मिल चुकी थी डिप्रेशन में खाने के लिए। वेल अब हॉस्पिटल से वापस आते टाइम हान जियांग को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करने की कोशिश करती है। हान बार बार जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी हमारे साथ अच्छा ज़रूर होगा। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसी रास्ते में बात करते करते हान को रोड में 500 वॉन मिल जाते हैं, जिसे देखकर हान पागलों की तरह उछलने लगती है। और वेल ये नज़ारा कुछ औरतें भी देख लेती है जो कि हान को इवन जाना करती थी, जिसके चलते वो दूर से ही हान को देखकर कहने लगती है कि ये तो डॉक्टर थी ना, लेकिन ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। वेल हान को ये बात सुनाई नहीं देती, जिसके चलते हान पैसे मिलने की वजह से काफी ज्यादा अभी भी उछलने में लगी हुई थी। लेकिन जियांग ये बात सुन चुका था, जिसके चलते जियांग खींचते हुए हान को वहां से लेके जाता है। और वेल इसके बाद हान और जियांग दोनों के दोनों बैठ जाते हैं गेम खेलने के लिए। और वो भी नॉर्मल जगह पे गेम नहीं खेल रहे थे बल्कि रोड में गेम खेल रहे थे, यानी कि जो लोकेशन बनाया गया था बच्चों के खेलने के लिए वो लोकेशन में हान और जियांग खेलने में लगे हुए थे। एक तरह से हान यहाँ पर बच्चों की तरह बिहेव करने में लगी हुई थी, वो बच्चों के गेम के लिए लड़ने में लगी हुई थी, जिसे देखकर जियांग काफी ज्यादा अजीब फील करता है और तुरंत ही हान को खींचते हुए लेके चले जाता है कैरियोके एरिया में। वेल जियांग हान से कहने लगता है कि तुम्हें सॉन्ग्स नहीं आते हैं ना, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से न्यू गाने आजकल चल रहे हैं और मैं तुम्हें इवन गाना गा के भी सुनाऊंगा। और एज वी ऑल नो कि मोस्टली गाने लव से रिलेटेड बने रहते हैं, जिसके चलते जब जियांग गाना गाने में लगा हुआ था तो उस टाइम पर हान को फील होता है कि जियांग उसके लिए गाना गा रहा है। और इस रीजन की वजह से हान को काफी शर्म आने लगती है, जिसके चलते हान जियांग से कहने लगती है कि ये गाना मुझे पसंद नहीं आ रहा, तुम दूसरा गाना गाओ। पर यहाँ पर दूसरा गाना भी लव से रिलेटेड होता है, जिसे सुनने के बाद हान को एक बार फिर से लगने लग जाता है कि कहीं जियांग मेरे लिए तो ये गाना नहीं गा रहा। वेल अब कैरियोके एरिया से बाहर निकलने के बाद हान जियांग से कहने लगती है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे इस तरह से अपनी फीलिंग कन्फेस करोगे। जिस पर जियांग कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कब अपनी फीलिंग कन्फेस करी। जहाँ पर हान जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने गानों को ढंग से सुन लिया था और उनकी लिरिक्स भी मुझे काफी अच्छे से याद है। जिस पर जियांग हान के ऊपर हंसते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें रोमांस के बारे में नहीं मालूम? अगर मुझे अपनी फीलिंग्स तुम्हें कन्फेस करनी होगी तो मैं उधर क्यों एक्सप्रेस करूंगा अपनी फीलिंग? वो तो सिर्फ और सिर्फ लिरिक्स थी जो कि किसी ने क्रिएट करी थी, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस नहीं कर रहा था। और अब होना क्या था, हान का यहाँ पर एक तरह से पोपट बन चुका था, जिसके चलते हान को जियांग के सामने काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वेल ये लोग लड़ ही रहे थे कि इतने में उनके पास एक लड़की आती है जिसको जियांग का नाम तो काफी अच्छे से याद था, लेकिन उसको हान का नाम बिल्कुल भी याद नहीं था। जिसके बाद हान और जियांग को मालूम पड़ता है कि ये लड़की उनकी क्लासमेट रह चुकी है, जिसके चलते तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं कैफे शॉप में। जिस पर वो लड़की जियांग को मोटिवेट करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम बेकसूर हो, तुम इस तरह का काम कभी कर ही नहीं सकते। और वेल यहाँ पर इनकी बातें सुनकर हान को तो काफी ज्यादा जलन मच रही थी। वेल यहाँ पर हान को इनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा जलन मच रही थी। पर खैर जियांग को वो लड़की आगे कहने लगती है कि मैंने पिछली बार देखा था कि तुम्हें एक क्लू मिल चुका है, हो सकता है इसके थ्रू तुम बेकसूर साबित हो सको। वेल ये बात सुनकर जियांग हान के एक्सप्रेशन को काफी अच्छे से नोटिस कर चुका था। जियांग को समझ आ गया था कि हान को काफी तेज गुस्सा आ रहा है, जिसके चलते जियांग उस लड़की से कहने लगता है कि हाँ, हान ने ही मेरी हेल्प करी थी उस एविडेंस को ढूंढने में, हान की वजह से मुझे वो एविडेंस मिल पाया। जहाँ पर वो लड़की भी हान का नाम सुनकर कहने लग जाती है कि खैर मुझे उस एविडेंस से फर्क नहीं पड़ता, उस एविडेंस के अलावा भी तुम बेकसूर साबित हो सकते थे। यानी कि एक तरह से उस लड़की को भी हान से जलन मचने में लगी हुई है और वहीं पे हान को भी उस लड़की से जलन मच रही है। वेल यहाँ पर वो लड़की अभी भी बोलना बंद नहीं करती और जियांग से कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। वेल ये बात सुनकर जियांग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम कि बचपन में वो इस लड़की के ऊपर इंटरेस्टेड भी था। और वहीं पे हान ये बात सुनकर और भी ज्यादा जियांग पे गुस्सा हो जाती है, यानी कि एक तरह से हान को काफी ज्यादा अंदर से जेलसी फील हो रही थी। वो लड़की जियांग को बताने लगती है कि बचपन में जब भी तुम खाना सर्विंग का काम करते थे तो हमेशा तुम मुझे खाना ज्यादा दे देते थे। वहीं पे एक बार मैंने तुमसे इरेजर मांगी थी तो तुमने पूरी की पूरी अपनी बड़ी इरेजर मुझे सौंप दी थी। और इतना ही नहीं बल्कि एक बार कुछ बच्चे मेरी चोरी छुपे वीडियो बनाने में लगे हुए थे, तो ठीक उसी टाइम पर तुम वहाँ पर आकर उन सारे के सारे लड़कों से लड़े थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। वेल यहाँ पर भले ही वो लड़की जियांग को ये सारी बातें कहने में लगी हुई थी, लेकिन जियांग को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उसने ये काम कब करा।
और वहीं पे ये सारी बातें सुनने के बाद हान को तो और भी ज्यादा अंदर से गुस्सा आने लगता है कि जियोंग बचपन में इतना सब कुछ कर चुका है किसी लड़की के लिए। और इतना ही नहीं बल्कि जब ये लोग एक दूसरे से बाय करते हैं तो वो लड़की जियोंग से हाथ मिलाती है और हान को नॉर्मली टाटा कह के वहाँ से चली जाती है। और वेल अब जैसी वो लड़की चली जाती है वहाँ से ठीक उसी टाइम से हान भी अब जियोंग पे काफी तेज तेज चिल्लाने लगती है। हान जियोंग से कहने लगती है कि बचपन में तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव करते थे और वहीं पे तुम इस लड़की के साथ इतनी ज्यादा अच्छे से बात करते थे। मैं जब तुमसे खाना मांगने के लिए आया करती थी तो तुम हमेशा से मुझे गंदा गंदा खाना देते थे और वहीं पे इस लड़के को इतना टेस्टी टेस्टी खाना इतना ज्यादा दे देते थे। और इस टाइम पर हान जियोंग से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी जिसके चलते हान जोरदार जियोंग को कंधे में मारकर वहाँ से एटीट्यूड के साथ निकल जाती है। पर घर पहुंचने के बाद हान नोटिस कर पाती है कि उसने अभी जो कुछ भी करा वो बिल्कुल ही गलत करा, क्योंकि हान के एक्शन को देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि वो जियोंग के लिए काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है। और इवन हान को भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसी फीलिंग उसके मन में क्यों आ रही है जियोंग को लेकर। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग भी अपने रूम में पहुंचकर सोचने लग जाता है कि उसने कब उस लड़की की इतनी ज्यादा हेल्प कर दी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बचपन में किसी के ऊपर भी इंटरेस्टेड नहीं था। कि तभी अचानक से जियोंग को याद आता है कि जिस दिन वो खाना सर्व करने में लगा हुआ था तो ठीक उस टाइम पर हान को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। जियोंग ने जानबूझकर हान को गंदा गंदा खाना दिया ताकि वो हान को परेशान कर सके, जिसके चलते इस टाइम पर जियोंग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हान के ऊपर था। और वेल उस लड़की का नंबर हान के बाद था, जिसके चलते जियोंग ये देखना भूल जाता है कि उसने उस लड़की को ज्यादा खाना दे दिया। वेल वो लड़की इस चीज को गलत वे में ले लेती है, उसे लगने लगता है कि शायद से जियोंग उसमें इंटरेस्टेड है। और इतना ही नहीं बल्कि कंप्यूटर लैब में जियोंग नोटिस करता है कि हान रबड़ ढूंढने में लगी हुई है, जिसके चलते जियोंग हान से कहने लगता है कि क्या तुम्हें रबड़ चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ी रबड़ है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स जियोंग किसी भी कीमत पर हान की हेल्प तो नहीं कर सकता, जिसके चलते जियोंग हान को चिढ़ाने के लिए अपनी इतनी बड़ी रबड़ में से छोटा सा रबड़ का टुकड़ा उठाकर हान को पकड़ा देता है। कहता है कि ये लो इरेजर, इसका यूज करो। और ठीक इसी टाइम पर वो लड़की जियोंग से इरेजर मांगती है, जहाँ पर जियोंग का ध्यान तो हान की तरफ था, जिसके चलते जियोंग ये देखना भूल जाता है कि वो किसको अपनी बड़ी वाली रबड़ दे रहा है। वेल अब ऐसी सुबह हो जाती है जहाँ पर हान न्यूज देखने में लगी हुई थी और न्यूज में जियोंग के बारे में खबर आ रही थी। तभी इतने में हान के पास उसका भाई नाम आता है और अपनी बहन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें मालूम है जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ वो लड़की भी मुझे लाइक करती है। मैं चाहता हूँ उसे डेट करना, लेकिन अभी मैं कमा नहीं पा रहा हूँ और इसी रीजन की वजह से मैं रुका हुआ हूँ। जिस दिन मैं कमाने लग जाऊंगा तो मैं प्राउडली उसे प्रपोज करके आऊंगा और इवन उसे अपने साथ घूमने के लिए चलने के लिए भी कहूंगा। नाम आगे कहने लगता है कि अभी स्टिल एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो लड़की की बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि मेरी हाई स्कूल क्रश है। बचपन में मैं उस लड़की को लाइक करा करता था, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आए और इवन मैं इतना ज्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं था उस लड़की में और ना ही कभी वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी। लेकिन रिसेंट में जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा जलने में लगी हुई है और मेरे अकॉर्डिंग बेफालतू में मेरी क्रश उस लड़की से जल रही है, क्योंकि मेरे अंदर तो उस लड़की के लिए फीलिंग्स है ही नहीं। और वेल ये बात सुनकर हान को अपनी याद आने लग जाती है, क्योंकि कल हान ने सेम टू सेम यही रिएक्शन जियोंग के सामने दिया था। हान ढंग से उस लड़की के बारे में जानती नहीं और ना ही इवन हान को मालूम है कि जियोंग सच में उस लड़की के लिए फील करता है कि नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हान जियोंग को सुना के आ गई। वेल अब हान अपना मूड फ्रेश करने के लिए जब अपने अंकल की शॉप में जाती है तो वहाँ पर जाकर हान देख पाती है कि कुछ कस्टमर्स अंकल से लड़ने में लगे हुए हैं। फिर उन कस्टमर के जाने के बाद हान को अंकल बताने लगते हैं कि एक्चुअली मैं आज सुबह हमारी शॉप में एक इन्फ्लुएंसर आई थी, उसे हमारी शॉप के डम्पलिंग्स काफी पसंद आए, लेकिन इस चीज की वजह से हमारे रेगुलर कस्टमर काफी गुस्सा हो गए। हमारे कस्टमर का मानना ये था कि वो इन्फ्लुएंसर थी, जिसके चलते हमने उन्हें बड़े बड़े डम्पलिंग दिए और इवन डम्पलिंग के अंदर भर भर के स्टफिंग डाली, पर एक्चुअली में तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो नॉर्मल अमाउंट में डम्पलिंग के अंदर स्टफिंग डाले थे और वेल अब गलती से कुछ डम्पलिंग के अंदर स्टफिंग ज्यादा चली गई तो इस चीज को वो गलत वे में लेने लग गए। वेल ये बात सुनकर हान को एक बार फिर से अपनी कल की गई गलती के बारे में अफसोस होने लगता है, क्योंकि कल भी हान इसी चीज की वजह से जियोंग से लड़के आई थी। अब गलती से जियोंग ने किसी स्टूडेंट को ज्यादा दे दिया तो इसमें इंटरेस्टेड होने वाली कोई बात ही नहीं आती। और वेल अब हान को समझ आ चुका था कि उसने कल बहुत बड़ी गलती करी, जिसके चलते हान अपने अंकल से कहने लगती है कि क्या आप मुझे कुछ डम्पलिंग्स पैक करके दे सकते हैं। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम लीहोंग और दायोंग को देख पाते हैं, जो कि कैफे शॉप में मिलने के लिए गए हुए थे। वह लीहोंग दायोंग से पूछने लगती है कि अच्छा बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो, जिस पर दायोंग बताने लगता है कि एक्चुअली में मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तुम ये मत समझना कि मैं जियोंग की कॉपी कर रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपना ही कंटेंट डालता हूँ। तो वेल अचानक से किसी पर्सन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और उस सब्सक्राइबर का नाम भी लीहोंग ही था और इसी रीजन की वजह से मैं उस टाइम पर तुम्हारी फ्रेंड को डेट करने के लिए गया था। जिसे सुन लीहोंग दायोंग को क्लियर करते हुए कहने लगती
कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे चैनल को कभी सब्सक्राइब करा ही नहीं, शायद से वो लड़की कोई और होगी। और इवन यहाँ पर लीहोंग प्रूफ के तौर पर दायोंग को अपना यूट्यूब चैनल पे दिखाने लगती है, लेकिन लीहोंग को क्या मालूम था कि सच में उसने दायोंग के चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है। और इवन यहाँ पर दायोंग की सबसे बुरी वाली बेइज्जती तो तब हो जाती है जब लीहोंग दायोंग के सामने उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देती है और कहने लगती है कि मैंने गलती से तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करा, इस चैनल में तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वेल अब दोनों के दोनों कैफे शॉप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इस टाइम पर भी दायोंग लीहोंग को यही बताने में लगा हुआ था कि मैं जियोंग की कॉपी नहीं करता। जहाँ पर दायोंग की बात सुन लीहोंग को लगने लगता है कि शायद से दायोंग जियोंग से हेट करता है, उसे भी जियोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर लीहोंग दायोंग के सामने जियोंग की बुराई करने लगती है और कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी चॉइस बिल्कुल ही सही है, मुझे भी जियोंग पसंद नहीं। पर खैर एक बार फिर से अचानक से दायोंग अपनी बात से पलट जाता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं, जियोंग एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं जियोंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ। इवन यहाँ पर लीहोंग दायोंग को बताती भी है कि जियोंग एक नंबर का प्लेबॉय टाइप का पर्सन है, जिस पर दायोंग भी जियोंग के डिफेंस में कहने लग जाता है कि नहीं, जियोंग कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, वो तो काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है। और अब होना क्या था, जब इन दोनों के थॉट्स एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो इन दोनों को ही एक दूसरे से अब नफरत होने लग जाती है। वेल ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर वहाँ से जाने ही वाले थे कि तब इतने में लीहोंग नोटिस करती है कि दायोंग के सर में एक बग बैठा हुआ है, जिसे देख लीहोंग तुरंत ही अपनी ग्लास को दायोंग के सर पे रख देती है ताकि वो बग वहाँ से भाग ना जाए। और इसके साथ साथ लीहोंग दायोंग से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ स्टेशनरी शॉप में जाना होगा ताकि मैं इस बग को कलेक्ट करने के लिए कोई पिंजरा खरीद सकूं। मेरे बेटे को इंसेक्ट को ज्यादा ही पसंद है और उसको मैं खुश देखना चाहती हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हान भी जियोंग के पास डम्पलिंग लेके पहुंच चुकी थी और इवन कल की वजह से जियोंग से माफी भी मांग ली थी, जिसके बाद जियोंग भी हान को क्लियर करते हुए कहने लग जाता है कि मैं उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो जियोंग हान को अपनी प्रॉपरली फीलिंग्स बता देता है। जियोंग कहने लगता है कि मैं सचमुच में तुम में इंटरेस्टेड हूँ। मैं शुरुआत में साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कहने की वजह से मेरा मन बना साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जब मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तो उस टाइम पर मैं तुम्हें प्रॉपरली कन्फेस करूंगा अपनी फीलिंग्स। और जो तुम सोच रही थी ना कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स कैरियोके सेट में जाकर बताई, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। वहाँ पर तो कोई भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता है। एक दिन मैं प्रॉपरली तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करूंगा। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर हान और जियोंग बात करते करते अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर हान जियोंग से कहने लग जाती है कि अच्छा करा कि तुमने उस लड़के को मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़के क्यों उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, वो वीडियो रिकॉर्ड कर कर क्या देखना चाहते थे। जिस पर जियोंग कहने लग जाता है कि हो ना हो वो कुछ चीज देखना चाहते होंगे। और इस बात को सुनकर जियोंग को याद आता है कि यानी कि जिस पर्सन ने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी है वो भी कुछ पता लगाना चाहता होगा और इसी रीजन की वजह से उसने मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा रखा। और वेल ये बात याद आती है जियोंग हान से कहने लगता है कि उसे रिसेंट में मालूम पड़ा है कि उसके क्लिनिक में किसी पर्सन ने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे। लेकिन इससे पहले कि जियोंग हान को पूरी बात बताता कि इतने में वहाँ पर क्योनमेन आ जाता है, जिसके चलते इनकी बात यहीं पे कट हो जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि हान को क्योनमेन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते हान क्योनमेन को सिर्फ और सिर्फ हेलो कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्योनमेन और जियोंग दोनों के दोनों एक कैफे शॉप में जाते हैं, जहाँ पर जाकर क्योनमेन जियोंग से माफी भी मांगता है, क्योंकि पिछली बार क्योनमेन जियोंग के सामने काफी रूडली बिहेव करा था। वहीं पे दूसरी तरफ हान को नींद नहीं आ रही थी, जिसके चलते हान छत में पहुंच जाती है। इवन यहाँ पर हान जियोंग को मैसेज करने की भी कोशिश करती है कि क्या वो स्टिल अभी भी क्योनमेन के साथ है, लेकिन हान मैसेज लिखने के बाद तुरंत उस मैसेज को डिलीट मार देती है, यानी कि वो एक तरह से जियोंग से पूछना ही नहीं चाहती थी इस बारे में। फिर ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से हान को जियोंग के रूम में से खट की आवाज आती है, जिसे देख हान को लगने लगता है कि शायद से जियोंग अपने रूम का गेट ढंग से बंद करके नहीं गया होगा। इवन हान जियोंग के कमरे में भी घुसती है और नोटिस कर पाती है कि जियोंग की खिड़की भी खुली हुई है, जिस पर हान अपने मन में कहने लगती है कि रिसेंट में जियोंग के कमरे में कोई चोरी छुपे घुस के आया था, इसके बावजूद भी जियोंग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वेल यहाँ पर सबसे पहले तो हान खिड़की बंद करती है और साथ साथ जियोंग के जितने भी पेपर्स आसपास उड़े हुए थे उसे भी प्रॉपरली रखने लगती है। और इसी बीच में पेपर्स को रखते रखते हान की नजर पड़ती है नीचे पड़े हुए पेन के ऊपर। वेल एक्चुअली में वो पेन नहीं बल्कि कैमरा था, लेकिन इसके बावजूद भी हान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। हान को लगने लगता है कि ये पेन खराब हो चुका है, ये चल नहीं पा रहा। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियोंग का कोई नकाबपोश आदमी पीछा करने में लगा हुआ है। और वेल ये चीज जियोंग भी इवन फील कर चुका था, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही कट के पास जाकर वहीं पे रुक जाता है और जैसे ही वो आदमी वहाँ पर पहुँचता है तो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन शायद से वो आदमी कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसके चलते वो इजीली जियोंग को मार पा रहा था। इसके साथ साथ इस हाथापाई में जियोंग ये भी नोटिस कर लेता है कि उस पर्सन के पास वही कैमरा मौजूद है जो कि जियोंग ने अपने क्लिनिक में देखा था।
यानी कि जो पर्सन उसका पीछा करने में लगा हुआ है उसी पर्सन ने उसके क्लिनिक में ये कैमरा अटैच करवाए थे। यहाँ पर जियोंग काफ़ी कोशिश करता है उस पर्सन के मास्क को उतारने की, ताकि जियोंग देख पाए कि कौन पर्सन उसका पीछा करने में लगा हुआ है। लेकिन शायद से जियोंग की किस्मत हल्की सी खराब थी, क्योंकि जैसे ही जियोंग उस पर्सन की शक्ल को देख पाता, इतने में वो पर्सन ही जो है जियोंग के ऊपर एक कांच की बोतल से अटैक कर देता है। और अब होना क्या था, ये अटैक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था, जिसके चलते देखते ही देखते जियोंग वहीं पे बेहोश जाता है और इवन वो नकाबपोश आदमी वहाँ से भग जाता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 6 का यहीं पे एंड होता है। तो एक बार फिर से अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तब तक ले बाय।